अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 के मैथ के पेपर का सेक्शन बी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2026 का है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई। ये आपको गिवन है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लॉ को यूज करना है आपने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव पावर है डिनोमिनेटर में -1/2, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ठीक है। तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये न्यूमरेटर वाली दोनों एज इट इज रखेंगे। अब ये 0.04 ये न्यूमरेटर में आ गया है, तो पहले इसकी पावर -1/2 थी, अब क्या बन जाएगी +1/2, मीन्स की सिंपल 1/2। नेक्स्ट हम इस पॉइंट को खत्म करेंगे किस तरह से, 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मीन्स के पॉइंट की जगह पर हम 1 लगाएंगे और नेक्स्ट 2 डिजिट्स की जगह 0, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। इस तरह से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट 216 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 रेज टू पावर 1/2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे और होल पावर 1/2। अब ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 216 की 2 के टेबल में आएगा, 2 1 जा 2। अब 1 की जगह हम 0 लगा लेंगे क्योंकि 1 जो है 2 से छोटा है, इसको कैरी जाएगा। 16 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एक कैरी गया, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 216 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये, ठीक है। अब 2 कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा आ रहा है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 की पावर में आ जाएगा 3। तो इसकी होल पावर में क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 5 इंटू 5 मीन्स के 5 स्क्वायर 1/2। इसी तरह 4 की फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 होगी, मीन्स के 2 2 टाइम्स आएगा, तो 2 स्क्वायर। अब हम 100 की करेंगे, 2 5 सा 10 और 0 की जगह 0 आ जाएगा, 2 25 सा 50, 5 5 सा 25 एंड 5 1 सा 5, तो 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 स्क्वायर और 5 पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो 5 स्क्वायर होल पावर 1/2। अब हम ये पावर सेपरेटली अप्लाई कर लेंगे हर एक पर। तो 2 क्यूब इसकी पावर में आ जाएगा 2/3, 3 क्यूब पावर आ जाएगी 2/3 और ये ऑलरेडी सेपरेट है, 5 स्क्वायर की पावर 1/2। इसी तरह 2 के ऊपर और डिवाइडेड बाय, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, तो 2 स्क्वायर 1/2 और 5 स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखें पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल होगा, यहाँ भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब यहाँ क्या रह जाएगा, 2 की पावर में 2 मीन्स की 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 की पावर में 1, यहाँ 2 की पावर में 1, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब ये जो डिनोमिनेटर में दोनों नंबर मौजूद हैं, इनको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो इनकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 1 2 की पावर, अब ये 1 था न्यूमरेटर में आके नेगेटिव हो जाएगी, ये भी न्यूमरेटर में आके पावर नेगेटिव बन जाएगी। अब जो बेसिस सेम है उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। बेसिस यहाँ पर 2 3 एंड 5 है, 2 3 एंड 5। अब 2 है ये 3, अब यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ पर 1 है +1 और यहाँ पर -1 है। अब 3 की पावर स्क्वायर, इसके अलावा 3 कोई भी नहीं है, तो यही रहेगा। अब 5 एक ये और एक ये, 1 और -1। अब 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे,
तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 इसको 1 बना देगा, ठीक है, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, मीन्स के 1/2। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 1/2 को दोनों पर सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी पावर। तो 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो ये है इसका आंसर। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है इफ सेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, सेट बी इज इक्वल्स टू ए सी ई and universal set is equals to A, B, C, D, E and F. Then show that A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement using Venn diagram. ठीक है, सेट्स आपको गिवन है, आपने ये प्रूव करना है, डिमॉर्गन्स लॉ भी इसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन आपने वेन डायग्राम को यूज करके इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करता है। इसके बाद हम सेट ए और बी बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं कि सेट ए और बी किस टाइप के हैं, कि दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं, ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। अब देखिए सेट ए और सेट बी में 2 एलिमेंट्स कॉमन है, ए और सी, मीन्स कि ये ओवरलैपिंग सेट है इस तरह से, ठीक है। तो ये सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए और सी, ठीक है। तो इसके अलावा ए में कौन से हैं, बी और डी, तो वो यहाँ हम साइड पे लिखेंगे क्योंकि वो सेट बी में नहीं है, और बी में जो रह गया वो कौन सा है, ए। और यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, यहाँ तक हम लिख चुके हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो ये जो एफ है ये ए और बी दोनों में नहीं है, तो इसको हम बाहर लिखेंगे। तो अब पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, जो सेट ए में भी मौजूद होंगे और सेट बी में भी, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा पार्ट यूज करेंगे, ए और बी दोनों, ठीक है, ये दोनों सेट्स शेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है ये शो करें ए यूनियन बी को। सेकंड स्टेप है हमारा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये जो हमने यूनियन लिया है इसी का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट लेने का क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट में से हमें माइनस करना होगा ए यूनियन बी को, ठीक है। ए यूनियन बी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उसमें से तो यूनिवर्सल सेट में से हम उस सेट को माइनस करेंगे, मींस कि शेड हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, लेकिन इसमें से हम ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, उसको हम शेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो रेड वर्टिकल लाइंस हैं ये शो कर रही हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, मींस कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आया है, रेड वर्टिकल लाइंस। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए सेट ए एंड सेट बी, कॉमन दोनों में है ए सी, इसके अलावा ए के एलिमेंट हैं बी डी और इसका ई और एफ दोनों में मौजूद नहीं है। अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, मींस के यूनिवर्सल सेट आएगा लेकिन ए नहीं आएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से ए को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट को शेड करेंगे लेकिन ए को माइनस कर देंगे। तो ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है ये शो कर रही है ए कॉम्प्लीमेंट को। नेक्स्ट स्टेप में हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, मींस के यूनिवर्सल सेट में से हमें माइनस करना है सेट बी को। तो अभी भी हम यूनिवर्सल सेट को शेड करेंगे लेकिन सेट बी को
छोड़ के, तो यहां भी आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, लेकिन सेट बी को छोड़ के, क्योंकि माइनस करना है हमने सेट बी को। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये शो कर रही हैं बी कॉम्प्लीमेंट को। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मींस कि इन दोनों का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है जहां पे ग्रीन लाइंस और रेड लाइंस दोनों आ रही हैं, ठीक है, तो ये हमारा कॉमन पार्ट होगा। अब देखें सेट ए में हमारे पास सिर्फ रेड लाइंस आ रही हैं और सेट बी में सिर्फ ग्रीन लाइंस आ रही हैं, तो ये आपके आंसर में इंक्लूड नहीं होगा, जबकि ये कॉमन पार्ट है, यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं आ रही, ठीक है। कॉमन होने का क्या मतलब है, जो दोनों में आ रहा हो, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये है और बी कॉम्प्लीमेंट ये है, मीन्स कि जिसमें दोनों लाइंस आ रही हैं। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ये सारा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब देखिए यहां से आपके पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ और सिर्फ एफ आ रहा है, और यहां अगर आप देखें कि यहाँ पे जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कौन शो कर रहा है, रेड लाइंस, तो रेड लाइंस में आपके पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ एफ आ रहा है, ठीक है। तो यहां से भी आप नोट कर सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अदरवाइज आप शेडेड एरिया भी देखें तो इक्वल है। यहाँ पर शेडेड एरिया कौन सा है, ए और बी को छोड़ के बाकी तमाम यूनिवर्सल सेट। यहाँ भी शेडेड एरिया कौन सा है, मीन्स कि जिसमें दोनों लाइंस आ रही हैं, ए और बी को छोड़ के बाकी ये जो बाहर का जितना भी एरिया ये आपके पास आंसर है इसका। तो दोनों रिजल्ट्स सेम है, तो हम कहेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट है टू बोट्स A and B are 5 kilometer apart and the bearing of boat B from A is 250 degree. Draw diagram showing relative position of both boats. Also find bearing of boat A from B. तो क्या कहा जा रहा है, टू बोट्स हैं A and B और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। तो बेरिंग आपको गिवन है, बेरिंग ऑफ बोट B फ्रॉम A is 250 degree. Draw the diagram showing the relative position of both boats. तो ये जो आपको बेरिंग गिवन है आपने इसको डायग्राम से शो करना है। Also find the bearing of boat A from B. ठीक है, आपको B from A गिवन है, आपने A from B बेरिंग फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम इसको शो करते हैं डायग्राम से। अब देखिए फ्रॉम बोट A है, मीन्स कि हम बोट A इस तरह से पहले बनाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट शो कर रहा है बोट ए को, ठीक है। अब फ्रॉम ए का क्या मतलब है, हमें नॉर्थ की डायरेक्शन लेनी है ए पर। बेरिंग क्या होता है, बेरिंग हमारे पास होता है नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, बेरिंग के लिए। तो यहाँ पर हम नॉर्थ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें चाहिए 250 डिग्रीज, तो एक्सिस हम बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास 0, क्योंकि हमें मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करनी है, नॉर्थ से। ये हो जाएगा 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अच्छा, नॉर्थ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे 250 डिग्रीज, ये 90, 180, अब 270 है, 270 से 20 डिग्री पीछे होगा 250, तो ये आ गया आपके पास। अब यहां पर आपके पास बोट बी होगी और ए और बी के दरमियान आपको डिस्टेंस कितना गिवन है, 5 किलोमीटर, और ये बेरिंग कितना गिवन है आपको, 250 डिग्रीज। तो ये है हमारी डायग्राम जो कि शो कर रही है कि बोट ए और बोट बी के दरमियान डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और बेरिंग ऑफ बोट बी फ्रॉम ए क्या है, 250 डिग्रीज। यही हमने शो करना था। नेक्स्ट है आल्सो फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। अब क्या है, फ्रॉम बी है, तो हमें नॉर्थ की डायरेक्शन कहाँ लेनी होगी, बी पर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास पॉइंट बी, यहां हम ले लेंगे नॉर्थ। तो ए हमारे पास ये है, तो बेरिंग का क्या मतलब है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ये नॉर्थ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो ए ये है हमारे पास इस लाइन पर, तो ये एंगल आ रहा है आपके पास। अब ये एंगल हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? देखें ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये दो नॉर्थ की डायरेक्शन है, तो दोनों क्या है? पैरेलल हैं और इसके दरमियान ये एक ट्रांसवर्सल आ रहा है, ठीक है, ये बी और ए, इसको हम एक ट्रांसवर्सल अगर ले लें ए, इसको अगर हम ट्रांसवर्सल ले लें तो हमें पता है कि दो पैरेलल लाइन के दरमियान जब एक ट्रांसवर्सल पास करता है तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है? दो अल्टरनेट एंगल, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये आपके पास आ गया ट्रांसवर्सल, तो ये दो क्या बन रहे हैं? अल्टरनेट एंगल। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम अगर ये वाला फाइंड आउट कर लें तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब हमें पता है यहाँ तक क्या है? 180 और ये वाला एंगल कितना है टोटल? 250। तो 250 में से मींस कि इस पूरे एंगल में से हम ये 180 अगर माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 70, मींस कि ये एंगल आपके पास क्या है? 70। अब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी क्या होगा? 70 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे? बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब ये बेरिंग है, 3 डिजिट्स होते हैं, तो स्टार्ट में हम 0 लगा देंगे। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है लेट a इज इक्वल्स टू 148, सेट a के एलिमेंट है 148, सेट b के एलिमेंट है 10। फाइंड द कार्टियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। फाइंड r1 मींस के रिलेशन आपने फाइंड आउट करना है। ऑर्डर पेयर आएंगे x y वेयर x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू सेट b एंड इस रिलेशन में आने की कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y, मींस के जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है या सेकंड के बराबर हो या इससे ग्रेटर हो। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कार्टियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। पहले आप सेट a के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 4 8, फिर सेट b के एलिमेंट। कार्टियन प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? इसमें आपके पास जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, उसको सेकंड वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके दो ही एलिमेंट हैं तो 1 को 1 के साथ लिखेंगे और फिर उसके बाद 1 को 0 के साथ, और हर एक ऑर्डर पेयर के दरमियान कॉमा आता है। अब नेक्स्ट हम 4 लेंगे, 4 को 1 और 0 के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट है 8, 8 को 1 0 के साथ लिखेंगे। तो ये अब टोटल कितने होने चाहिए? इनके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास कार्टियन प्रोडक्ट के इतने ही एलिमेंट होने चाहिए। इसके कितने एलिमेंट हैं? 3, इसके कितने हैं? 2, तो ये टोटल कितने आ गए? 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही एलिमेंट आने चाहिए थे इसके। तो ये कंप्लीट है, तो ये आ गया आपके पास कार्टियन प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट आपने रिलेशन R1 फाइंड आउट करना है। रिलेशन गिवन है आपके पास, ऑर्डर पेयर इसमें आएगा such that x belong to A and y belong to B, जिस तरह यहाँ पर कार्टियन प्रोडक्ट में, ठीक है। इसमें तमाम एलिमेंट जो फर्स्ट वाले हैं वो A के हैं और जो सेकंड वाले हैं वो सेट B से बिलोंग करते हैं। एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y, जो ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम R1 में रखेंगे। अब फर्स्ट वाले में देखें x और y दोनों इक्वल हैं, तो ये आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन मौजूद है। नेक्स्ट में देखें फर्स्ट वाला बड़ा है सेकंड से, तो ये भी आएगा क्योंकि क्या कह रहे हैं? x इज ग्रेटर देन y, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा हो, तो यहाँ पर बड़ा है तो ये भी आ जाएगा। यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा है तो ये भी आ जाएगा। यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा है, 4 और 0 है। 8 भी 1 से बड़ा है तो ये भी आ जाएगा, और 8 0 से बड़ा है तो ये भी आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास रिलेशन R1
जिसकी कंडीशन क्या थी, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। पार्ट 3 है द गिवन डाटा शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स इन kg ऑफ 30 bags of rice, कैलकुलेट द मीन ऑफ वेट ऑफ राइस बैग। आपको डाटा गिवन है ग्रुप फॉर्म में, ठीक है, आपने इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, कौन कौन से कॉलम, एक x का कॉलम मीन्स के मिड पॉइंट का, तो ये आ जाएगा x, फिर x को हम एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में इस कॉलम का सम आएगा और डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसीज का सम, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो इसका सम, ठीक है। हमें ये दो कॉलम्स रिक्वायर्ड है। पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे x क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, क्लास इंटरवल्स को ऐड करते हैं, 5 + 9 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 7। नेक्स्ट है 10 + 14 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 12, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से हम नेक्स्ट मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, 17, 22 एंड 27। इसका एक इजी मेथड क्या है, आप फर्स्ट मिड पॉइंट फाइंड आउट करें, नेक्स्ट आप इसके क्लास की जो हाइट है उसको ऐड करते जाएं। अब यहाँ पर देखें हाइट इक्वल है, मीन्स के 10 माइनस मीन्स के 15 - 10 5, इन दोनों को माइनस करें 5, इन दोनों को माइनस करें 5, मीन्स के हाइट तमाम क्लासेस की सेम है 5। तो फर्स्ट जब आप 7 फाइंड आउट कर लेंगे तो 5 ऐड करेंगे तो 12, 5 ही ऐड करेंगे तो 17, नेक्स्ट 5 ऐड किया 22, फिर 5 ऐड किया तो 27। अब हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एफ एक्स, मीन्स के एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 35, 7 12 84, 10 into 17 170, 4 into 22 88, 4 into 27 108, ठीक है। अब हमें एफ एक्स वाले कॉलम का सम चाहिए और फ्रीक्वेंसीज के कॉलम का सम चाहिए, इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसीज का सम 30 और एफ एक्स वाले कॉलम का सम 485 आ जाएगा। अब ये यहाँ पुट कर लेंगे, 485 डिवाइडेड बाय 30, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16.167। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस एंड पैरेलल टू दिस इक्वेशन, ठीक है। आपने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइन की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब इसके बारे में दो कंडीशंस गिवन है कि अब ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। दो लाइंस हैं जिनकी हमें इक्वेशन गिवन है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये पास कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे ये लाइन पास कर रही है, और सेकंड क्या है, पैरेलल टू दिस इक्वेशन। और ये जो लाइन है जो हमने फाइंड आउट करनी है ये पैरेलल किसके है, इस इक्वेशन के, मींस के 2x - 2y + 11 = 0, इसके पैरेलल है। ये दो कंडीशन आपको गिवन है, इन दोनों की हेल्प से आपने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल है, हमने इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी हैं, ठीक है, जिस तरह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब यहाँ पर हम कौन से यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन के लिए पॉइंट हम ये वाला यूज करेंगे जो कि इनके इंटरसेक्शन से आ रहा है, और स्लोप हम इसके यूज करेंगे क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है, ठीक है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे जो कि इस इक्वेशन की स्लोप के बराबर होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये दो इक्वेशंस लेते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। 2x + y + 2 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और सेकंड है x - 2y + 1 =
0। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ और 1 में पुट कर लेती हूँ। आप इक्वेशन 1 से y की वैल्यू भी फाइंड आउट करके 2 में पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर y x का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए यहाँ से x की वैल्यू इजीली आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू इजीली आ जाएगी कि यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x किसके इक्वल होगा, -2y, राइट साइड पे जाके 2y बन जाएगा, ये +1 है तो राइट साइड पे जाके -1। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 2, x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 2y - 1 प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4y माइनस 2 1 2। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, +2 और -2, तो क्या रह जाएगा 4y प्लस y, ये आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 0। तो 5 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और -1 रह जाएगा, तो x की वैल्यू -1 आ गया है। अब वो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया है, -1 और 0। ठीक है, मीन्स के इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, -1 एंड 0। पॉइंट हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हम इस लाइन की हेल्प से हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 2x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। वो कौन सी है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां से कंपेयर करके हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो y को पहले हम सेपरेट करेंगे, ठीक है, -2y को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, इन दोनों को ले जाएंगे राइट साइड पे। ठीक है, अब y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर क्या है -2, -2 को यहाँ लाकर दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, -2x डिवाइडेड बाय -2 -11 बाय -2। तो y इज इक्वल टू ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा और माइनस भी माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस के साथ कैंसिल होके प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11/2। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट स्लोप है मींस के m, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो y तो m इज इक्वल्स टू 1। तो स्लोप क्या आ गई आपके पास 1 के इक्वल, इसकी स्लोप 1 के इक्वल है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसकी भी स्लोप क्या हो जाएगी 1। तो हम क्या कहेंगे, सिंस बोथ लाइंस आर पैरेलल सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m इज इक्वल्स टू 1, उसकी स्लोप भी क्या होगी 1 के इक्वल होगी। अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास पॉइंट भी आ गया है और स्लोप भी आ गई है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, अब किस पॉइंट से पास कर रही है, -1 0 एंड है m इज इक्वल्स टू 1। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। यहाँ x1 y1 ये पॉइंट है और m 1 के इक्वल है, y माइनस y1 क्या है 0
m1 है, x माइनस x1 क्या है, -1, तो y माइनस 0 y 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये आ गया आपके पास आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन थी उसकी इक्वेशन, y इज इक्वल टू x प्लस 1। पार्ट 4 है सॉल्व इनइक्वालिटी। ये दो आपको इनइक्वालिटीज गिवन है और इनके दरमियान एंड है, ठीक है। आपने इनको सॉल्व करना है और इनके जो रिजल्ट्स आएंगे उनको कंबाइन करना है, ठीक है। क्योंकि अगर दो इनइक्वालिटीज के दरमियान एंड हो तो आपने उसके रिजल्ट को कंबाइन करना होता है। तो फर्स्ट है 2x माइनस 3 इज लेस देन x प्लस 1 और सेकंड है 3x माइनस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2x प्लस। सॉल्व करने का इजी मेथड है, वेरिएबल टर्म को आप ले आए लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट टर्म्स को आप ले जाएं राइट साइड पे। तो वेरिएबल टर्म एक 2x है और दूसरी x है जो कि राइट साइड पे मौजूद है, तो लेफ्ट साइड पे आके माइनस एक्स। इनइक्वालिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट 1 यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, -3 यहाँ आकर +3 बन जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल x लिखेंगे। 1 + 3 4। अब यहाँ पर वेरिएबल टर्म 3x ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर 2x को यहाँ लाएंगे तो -2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ये यहाँ आकर +3, इन दोनों को माइनस करने से 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल x आएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 + 3 11। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, हम देखेंगे कि इनके कॉम्बिनेशन में कौन से नंबर्स इंक्लूड हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, वैसे तो हमें नंबर लाइन पे शो नहीं करना, एक नंबर है 4 और एक 11, ठीक है, सिर्फ अपने समझने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि 4 से छोटे नंबर, ठीक है, तो 4 से छोटे नंबर कौन से होंगे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये नंबर आएंगे आपके पास 4 से छोटे, लेस। अब यहाँ पर क्या है 4, अब यहाँ पर क्या है 11 या 11 से ग्रेटर नंबर, तो 11 और 11 से ग्रेटर नंबर कौन से हैं, ये। जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाएंगे हम ग्रेटर नंबर की तरफ जाएंगे, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 4 से लेस हो और 11 से ग्रेटर हो, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन में हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज दिस, ठीक है, आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो गिवन क्या है, x² -7x + 4, x² -7x + 5 -2, ठीक है। फैक्टराइजेशन से पहले देखें x² -7x, ये दोनों में सेम है तो इसको हम लेट कर देंगे, लेट y इज इक्वल टू x² -7x। तो x² -7x को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, y के साथ, y + 4, अब इसकी जगह भी हम y लिखेंगे +5, आगे है -2। अब इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे y + 5 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y + 5 के साथ, और लास्ट में है -2। y और y मल्टीप्लाई होकर y², ये 5y, 4y और 4 5 सा 20 और -2, y² 5 + 4 9, 20 - 2 ये आ जाएगा 18। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे मिड टर्म ब्रेक मेथड से। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 और प्लस करने से 9 आए, क्योंकि 18 के साथ प्लस का साइन है, इसलिए उन दो नंबर्स को प्लस करने से हमारे पास 9 आना चाहिए। तो 6 3 18 होता है और इन्हीं दोनों को हम ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो y² + 6y + 3y + 18, ठीक है। फर्स्ट वाला एज इट इज आता है, लास्ट वाला एज इट इज, सिर्फ 9 को रिप्लेस कर देते हैं जो हमने फाइंड आउट किए नंबर्स उनके साथ। तो फर्स्ट 2 में से y कॉमन आ रहा है तो y + 6, लास्ट 2 में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन गया तो y रह गया, 3 6 18। अब इन दोनों में y + 6 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, यहां से y रह जाएगा
और यहाँ से 3 रह जाएगा। ठीक है, अब y को रिप्लेस कर देंगे, जो हमने स्टार्ट में वैल्यूज को लेट की है। अब y को रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, ये हमने y किसके इक्वल लिया था, लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 7x, अब प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, y की जगह हमने ये वैल्यूज पुट करनी, तो ये आ गया हमारी फैक्टराइजेशन। पार्ट 5 है शो दैट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल सी आइडेंटिटी है, इसको हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और टेंजेंट का हमने स्क्वायर लेना है। तो 1 प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर लेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हम फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, फिर हम ये सेकंड फ्रैक्शन को मींस के साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आइडेंटिटी बन रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसी को हमने यहाँ पर यूज किया, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें 1 बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के इक्वल। अब ये स्क्वायर में है, ठीक है, तो इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और हमारी राइट हैंड साइड क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो हम कहेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, आल्सो राइट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जो कि इन 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है। ठीक है, एक लाइन है जो कि इन 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है, तो इसका आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट का मतलब क्या है, स्लोप फाइंड आउट करनी है आपने। स्लोप का फार्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब x1 x2 और y1 y2 क्या है, ये दोनों पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट ले लूं, -4 -3, ठीक है, तो ये आ जाएगा x1 y1। इसको मैं सेकंड पॉइंट ले लूं 2 और 9 x2 y2, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, y2 क्या है 9 और y1 क्या है -3, x2 2 और x1 -4, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस। 9 + 3 12 और 2 + 4 6, 6 2 = 12, तो स्लोप मीन्स के ग्रेडियंट किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। अब नेक्स्ट क्या है, आल्सो राइट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब ये जो लाइन बन रही है इसकी हमने इक्वेशन भी लिखनी है, तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, और पॉइंट स्लोप फॉर्म भी क्योंकि आपको इस लाइन की स्लोप और एक पॉइंट भी गिवन है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेती हूँ क्योंकि हम स्लोप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, अब इन दोनों में से आप कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये फर्स्ट पॉइंट यूज कर रही हूँ, passing through this point and having slope इसकी कितनी है 2, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है। ओहो,
ये आपके पास y1 है, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू, स्लोप आपके पास क्या है 2, x माइनस x1 क्या है -4, ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस, तो अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 2 4 ज़ा 8, अब 3 को यहाँ अगर माइनस कर देंगे 2x प्लस 8 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन। पार्ट 6 है, इन अ सर्टेन पॉलीगॉन द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस that of the exterior angles. What is the name of that polygon? If one side is 1 meter, then find its perimeter. क्या कहा जा रहा है कि एक सर्टन पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का नाम नहीं बताया गया, हमें मालूम करना है कि पॉलीगॉन का नाम क्या है, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है उसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ साइड मालूम होगी तो हम पॉलीगॉन का नाम बता सकते हैं। कंडीशन क्या गिवन है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द twice that of the exterior angle, कि sum of interior angle is equals to twice, किसका डबल करना है हमने, sum of exterior angle का, sum of exterior angle, ठीक है, ये हमें कंडीशन गिवन है जिसको यूज करके हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ साइड मालूम हो गई तो हम उसका नाम इजीली बता देंगे। नेक्स्ट है, इफ वन साइड इज 1 मीटर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एक साइड की लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर, तो आपने उसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करनी, मीन्स के उनकी साइड्स की लेंथ का सम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कोई भी पॉलीगॉन हो जाए उसके लिए 360 डिग्री रहता है, ठीक है। इंटीरियर एंगल n के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री रहता है। अब यहाँ पर 180 को लाकर डिवाइड करेंगे, n माइनस 2 इंटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180, 360 को डिवाइड करेंगे 180 के साथ तो ये आ जाएगा 2, तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, ये माइनस 2 यहाँ आएगा राइट साइड पे तो प्लस 2 बन जाएगा, 4 प्लस 2 n इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ गई हैं 6। तो वो पॉलीगॉन जिसके 6 साइड्स हों उसका नाम क्या होता है, हेक्सागोन, ठीक है, मीन्स कि ये 6 साइड्स वाली पॉलीगॉन है इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या बन रही है, हेक्सागोन। तो हम कहेंगे नेम ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन इज हेक्सागोन। नेक्स्ट आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। एक साइड की लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर, तो टोटल कितनी साइड है, 6 साइड है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 6 और लेंथ ऑफ साइड क्या गिवन है 1 मीटर, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 मीटर। पार्ट 6 में जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है, अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ होल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हमें 1 से 50 तक एक नंबर सेलेक्ट करना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। पार्ट ए में है द चूजन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और पार्ट बी है द चूजन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो नंबर हम सिलेक्ट करें, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि जो नंबर हम सिलेक्ट करें वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो और बी पार्ट में है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम देखते हैं 1 से 50 तक कितने नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। 64 हमारे पास 50 के बाद आता है, 50 से पहले नहीं, ठीक है। हमारे पास नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 50 तक, तो ये नहीं आएगा। तो ये हमारे पास नंबर हैं जो कि 1 से 50 तक हैं और परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। मींस के 7 के अलावा बाकी 43 जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। इवेंट लेट कर देते हैं, लेट ए बी द इवेंट that the chosen number is not a perfect square। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने नंबर्स आ जाएंगे जो कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं, टोटल 50 है। ठीक है, 50 में से ये 7 माइनस करेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो क्या आ जाएगा 43। तो हमारे पास 43 नंबर ऐसे हैं जो कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं। और टोटल सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स हैं, 1 to 50 मींस के ये बन जाते हैं 50 नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। एन ए क्या है, 43 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं, और अगर आप इसको डिवाइड करें तो पॉइंट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0.86। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे, तो यहां लेट कर देते हैं, लेट बी बी द इवेंट दैट chosen number is a perfect square। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं हमारे पास, 7 है। तो एन बी इज इक्वल टू 7। टोटल सैंपल स्पेस में कितने नंबर आ रहे हैं, 50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन बी डिवाइडेड बाय एन एस, तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 50। तो इसको डिवाइड करके आ जाएगा 0.14। पार्ट 7 है, अ वाटर फाउंटेन इज टू बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट which is equidistant from two lamp posts located at point P and Q। ठीक है, एक वाटर फाउंटेन है, उसको हमने इस तरह से प्लेस करना है कि पॉइंट P और Q से वो इक्वी डिस्टेंस पर हो। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट P है और ये Q है। फाइंड द पॉसिबल पोजीशंस ऑफ द फाउंटेन, तो हमने बतानी है कि फाउंटेन की कौन कौन सी पोजीशन पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, तो इनको ज्वाइन करके देखें, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो सबसे पहले तो एक ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, इसी तरह हम इसके ऊपर एक और पॉइंट ले लें, मींस के वर्टिकली, तो ये पॉइंट भी, तो हमने पढ़ा है, तो हमें पता है कि ये जो राइट बाइसेक्टर होता है, ठीक है, इसके तमाम पॉइंट्स एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट लेंगे उसका पॉइंट पी और क्यू से डिस्टेंस सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, सिंस points on right bisector is equidistant from endpoints P and Q। तो हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा P और Q का, वो हमारे पास वो पॉइंट होगा जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू,
तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों एक्स कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, और वाई कंपोनेंट के लिए दोनों वाई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 7, तो 3 + 9 12 डिवाइडेड बाय 2, 7 + 1 8 बाय 2, 2 6 12, 2 4 8, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 6 and 4। अब हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, नाम से इशू है कि ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ठीक है, तो हम पी क्यू की स्लोप की हेल्प से इस परपेंडिकुलर की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे पी क्यू की स्लोप, स्लोप ऑफ पी क्यू, इसको हम m1 कह देते हैं। तो ये क्या होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये आपके पास x1 y1 और ये x2 y2। तो m1 इज इक्वल टू y2 क्या है 1 और y1 है 7, x2 9 और x1 3, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो -6 डिवाइडेड बाय 6, तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा -1। तो m1 की स्लोप क्या आ गई है -1। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की फाइंड आउट करेंगे। अब ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इसको हम m का नाम दे देंगे, तो ये क्या होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप में। तो m1 क्या है -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस के साथ कैंसिल होके +1 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप क्या आ गई है 1। तो अब हम इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप m x माइनस x1। y माइनस जो पॉइंट आ रहा है लाइन के ऊपर वो क्या है 6 4, तो ये आपके पास x1 होगा और ये y1 क्या आ रहा है 4 इज इक्वल्स टू स्लोप 1 है x माइनस x1 क्या है 6, तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 6, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये एज इट इज आ गया, -4 राइट साइड पे जाके +4 आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, तो ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो p और q से इक्विडिस्टेंस होंगे। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 4 एंड पैरेलल टू लाइन विद स्लोप m इज इक्वल्स टू विद स्लोप 1/2, ठीक है। आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपको y इंटरसेप्ट गिवन है 4 के इक्वल, इसके लिए y इंटरसेप्ट आपको 4 गिवन है, और नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है कि ये जो लाइन है जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ये एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन की स्लोप क्या है 1/2, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस हैं, इसकी स्लोप अगर 1/2 है तो इसका मतलब है इसकी स्लोप भी क्या होगी 1/2, मींस कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके लिए हमें y इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है। तो हम कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो किसकी, वो क्या होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पर m स्लोप क्या गिवन है, हेयर m इज इक्वल टू 1/2 और c क्या है y इंटरसेप्ट, c हमें क्या गिवन है 4, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 4।
पार्ट 8 है, इन द फिगर टू ज्योमेट्रिकली सिमिलर सिलेंडर्स आर शोन। ठीक है, दो सिमिलर सिलेंडर आपको गिवन है। फाइंड, पार्ट ए है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर टू द लार्जर सिलेंडर। हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम की, किस तरह से, स्मॉलर सिलेंडर टू लार्जर सिलेंडर। पार्ट बी है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। स्मॉलर सिलेंडर का हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इफ दैट ऑफ लार्जर वन इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लार्जर का हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट सी है वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर। लार्जर सिलेंडर का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर वन इज 162 सेंटीमीटर क्यूब, और स्मॉलर का वॉल्यूम आपको गिवन है 162 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम की स्मॉलर सिलेंडर टू लार्जर सिलेंडर। ठीक है, स्मॉलर सिलेंडर के वॉल्यूम को हम V1 कह लेते हैं और लार्जर के वॉल्यूम को V2 कह देते हैं। और स्मॉलर की हाइट हमें क्या गिवन है 3 सेंटीमीटर, और लार्जर की हाइट हमें क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम H1 कह देते हैं और इसकी हाइट को H2। तो H1 हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, H2 गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम की रेशियो फाइंड आउट करनी है स्मॉलर टू लार्जर। न्यूमरेटर में स्मॉलर आएगा और डिनोमिनेटर में लार्जर। तो हमें हाइट भी इसी हिसाब से रखनी होगी, स्मॉलर सिलेंडर की हाइट को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और लार्जर की हाइट को डिनोमिनेटर। अब वॉल्यूम की रेशियो है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका होल क्यूब लेंगे। ठीक है, अगर एरिया की रेशियो हो तो होल स्क्वायर लेते हैं, वॉल्यूम की रेशियो हो तो हम होल क्यूब लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। तो ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स कि V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 27 रेशियो 125। नेक्स्ट हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। इसका हमें कर्व सरफेस फाइंड आउट करना है इफ दैट ऑफ लार्जर वन इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें लार्जर का गिवन है ये है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया को हम A1 कह देते हैं और इसके एरिया को हम कह देते हैं A2। तो जब हम एरियाज की रेशियो लेते हैं A1 बाय A2, तो ये किसके इक्वल आ जाती है H1 बाय H2। अब ये एरिया है तो इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो A1 हमें फाइंड आउट करना है, A2 हमें क्या गिवन है 250। तो H1 है 3 और H2 है 5। तो 250 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, और 250 यहाँ आकर मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 10। तो A1 आ जाएगा 9 इंटू 10 90 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी में क्या है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर। लार्जर सिलेंडर का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज 162 सेंटीमीटर क्यूब, और स्मॉलर का वॉल्यूम हमें गिवन है 162 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ भी हम रेशियो को यूज करेंगे, V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू H1 बाय H2। अब वॉल्यूम है तो होल क्यूब लेंगे। V1 हमें गिवन है 162, V2 फाइंड आउट करना है, H1 है 3 और H2 है 5। तो ये आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125। क्रॉस मल्टीप्लाई करके V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये जब यहाँ पर आएगा तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, 162 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाय 27,
और V2 यहाँ पर जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 162 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 के साथ और डिवाइड करेंगे 27 से, तो V2 आ जाएगा 750 सेंटीमीटर क्यूब। तो लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, 750 सेंटीमीटर क्यूब। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है स्टार्टिंग विथ 500 यूजर्स अ स्टार्टअप एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूस ग्रोथ एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर। ठीक है, टू डिटरमिन नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स फॉर द कंपनी टू रीच 3000 यूजर, यूज फार्मूला दिस NT is equals to n of t is equals to n naught e raised to power rt, where n of t is the number of users after time t, n naught is the initial number of user, r is the growth rate and t is the time in years। क्या कह रहे हैं कि एक कंपनी है जो कि स्टार्ट होती है 500 यूजर से और पर ईयर उसकी ग्रोथ रेट क्या है 8% है। तो आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ईयर मींस कि कितने सालों के बाद वो कंपनी 3000 यूजर्स पे चली जाएगी। ठीक है, और इसके लिए आपको फार्मूला क्या गिवन है ये। ठीक है, मींस के n ऑफ t इज इक्वल्स टू n नॉट e रेज टू पावर आर टी। यहाँ पर n ऑफ t क्या है, नंबर ऑफ यूजर आफ्टर टाइम t, और t क्या है, यहाँ पर टाइम है जो कि ईयर्स में है, n नॉट है जो इनिशियल नंबर ऑफ यूजर्स थे, और r ग्रोथ रेट है और t टाइम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, रेट गिवन है r 8% मीन्स के 0.08, 8 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.08। इसके अलावा इनिशियल नंबर ऑफ यूजर कितने थे, n नॉट 500, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स मींस के टाइम फाइंड आउट करना है। कब का टाइम, जब यूजर्स कितने हो जाए 3000, मींस के इस टाइम में आपके पास यूजर्स हो जाए 3000। तो ये तमाम वैल्यूज हम इस फार्मूला में पुट कर लेंगे। n ऑफ t क्या है 3000, n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ यूजर 500 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज टू पावर r, ग्रोथ रेट आपको गिवन है 0.08 और t फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखें आपके पास जो अननोन है वो पावर में है। ठीक है, जब भी अननोन पावर में हो तो हम क्या करते हैं, लॉग का इस्तेमाल करते हैं। लॉग के इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि हमारी ये जो पावर होती है वो साइड पे चली जाती है और इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन। अब क्या कहेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्लियर मेंशन नहीं है कि मेथड कौन सा यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप ये देखेंगे जब भी आपके पास अननोन पावर में होगा तो आप लॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो लॉग 3000 इज इक्वल्स टू, राइट साइड पे भी लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग 500 इंटू ई रेज टू पावर 0.08 t। अब यहाँ पर देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग के अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉग जब दोनों के साथ सेपरेट होगा 0.08 t। ठीक है, लॉग जब हम दोनों के साथ सेपरेटली अप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ आ जाएगा लॉग 3000। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये पावर e की पावर 0.08 t, इसको हम क्या करेंगे, लॉग के स्टार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। ये तमाम जो है, ये जो मैं यूज कर रही हूँ, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट किया, ये लॉग की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब यहाँ भी मैं पावर को ले जाऊंगी लॉग के स्टार्ट में, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग 500 प्लस 0.08 t लॉग e। ठीक है, ये है t।
log 3000 फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा 3.4771, log 500 तो ये आ जाएगा 2.6990। नेक्स्ट है प्लस 0.08 t और log e, तो log e आपके पास क्या आ जाएगा 0.43। तो अब ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, 3.4771 माइनस 2.6990, 0.08 और 0.43 इंटू टी, इन दोनों को बल्कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.0344। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7781। अब ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 0.0344 इज इक्वल्स टू टी। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो टी आ जाएगा 22.6 और टी का यूनिट क्या है ईयर्स। तो 22.6 ईयर के बाद नंबर ऑफ यूजर्स 3000 हो जाएंगे। पार्ट 9 है, इफ a is equals to 4a square b and b is equals to 6ab square then verify that a cross b is equals to LCM into HCF। मीन्स कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल। a और b तो हमें गिवन है, पहले हम इन दोनों का LCM और HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 4 किसके इक्वल होता है 2 इंटू 2, ठीक है। a स्क्वायर है तो a इंटू a और b सिंगल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास b क्या है 6a b स्क्वायर, ठीक है। तो 6 किसके इक्वल होता है 2, 3 जा 6, a सिंगल है और b 2 टाइम्स है, ठीक है। अब हम इनके कॉमन फैक्टर लेंगे, ठीक है। कॉमन इसमें क्या क्या आ रहा है 2 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा ये वाला a कॉमन है दोनों में और ये b कॉमन है, तो ये क्या बन जाएगा 2ab। और अनकॉमन फैक्टर जो कॉमन नहीं आ रहे, मीन्स के कॉमन के अलावा बाकी क्या बच गया, यहाँ से 2, यहाँ से a और यहाँ से 3 और यहाँ से b, तो ये क्या बन जाएगा 2 3 जा 6ab। अब एलसीएम फाइंड आउट किस तरह से करते हैं, कॉमन और अनकॉमन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉमन क्या है 2ab और अनकॉमन है 6ab, तो 2 6 are 12, a स्क्वायर b स्क्वायर। नेक्स्ट HCF फाइंड आउट करेंगे, HCF सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर आते हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या है 2ab। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है a इंटू बी, a इंटू बी, a क्या है 4a स्क्वायर b और b क्या है 6a b स्क्वायर। 4 6 are 24, तो a की यहाँ पावर 2 है और यहाँ 1 है, 2 + 1 3 और b की यहाँ पावर 1 है और यहाँ 2 है, 1 + 2 3, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 24a क्यूब b क्यूब। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है। एलसीएम क्या है 12a स्क्वायर b स्क्वायर और HCF है 2ab। 12 2 जा 24 और यहाँ a की पावर 2 और यहाँ 1 है, तो 2 + 1 3, b की यहाँ 2 और यहाँ 1 है, 2 + 1
3। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 24a क्यूब b क्यूब है और राइट हैंड साइड भी 24a क्यूब b क्यूब है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट 9 में जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है द पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ 9 टाउन्स आर। ठीक है, 9 टाउन्स हैं जिनकी आपको पॉपुलेशन गिवन है और ये 1000 में है। ठीक है, 24, 18, 30, 22, 26, 26, 26, 32 एंड 36। ठीक है, ये आपको डाटा गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है मॉड, मीडियन एंड मीन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मॉड। ठीक है, अब हमें पता है मॉड क्या होती है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा होती है, मीन्स के जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही हो। अब देखें इस पूरा डाटा में, अब देखें इस पूरे डाटा में 26 3 टाइम्स आ रहा है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो 3 से ज्यादा टाइम्स आ रहा हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 26 इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ डाटा, सो मॉड इज इक्वल्स टू 26। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं मीडियन। अनग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करते हैं, इस डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 18। ठीक है, तो सबसे पहले 18 लिखेंगे, 18 से बड़ी है 22, तो 22 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा 24 और फिर 26 3 टाइम्स आ रहा है। नेक्स्ट है 30, इसके बाद 32 और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू है 36। ठीक है, सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हम ये देखेंगे कि कितनी वैल्यूज हैं, 9 वैल्यूज हैं, मींस के ऑड नंबर है ये। अगर ऑड नंबर हो तो मीडियन का क्या फार्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू ऑफ डाटा। ठीक है, इवन नंबर के लिए और फार्मूला है और ऑड के लिए चेंज है। ठीक है, ऑड के लिए फार्मूला है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू ऑफ द डाटा। अब n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, ये कितनी वैल्यूज हैं, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहां हम पुट करेंगे 9। मीडियन इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू ऑफ डाटा। तो 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। तो 5th वैल्यू ऑफ डाटा जो होगी वो मीडियन होगी। अब देखेंगे हम 5th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 एंड 5। 5th पोजीशन पे क्या आ रहा है, 26। तो मीडियन क्या होगा, 26। लास्ट है मीन। ठीक है, मीन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसका फार्मूला होता है अनग्रुप डाटा के लिए x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n, मींस के इन तमाम वैल्यूज का सम और डिवाइड कर देता है नंबर ऑफ वैल्यूज के इक्वल। और वैल्यूज क्या हैं, 24 18 30 22 26 26 अगेन 26 32 प्लस 36 और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज, और ये कितनी वैल्यूज हैं, 9 वैल्यूज हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पर इसका सम, तो इसका सम आ जाएगा 240 और डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 26.67। तो अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन क्या आ गया, 26.67। इसी के साथ हमारा सेक्शन 20 पेपर का कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी पेपर का सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच